और बेटा क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। मेरा नाम है लवकेश दुबे और आप लोग जिस चैनल पर मुझे देख रहे हैं उस चैनल का नाम है बोर्ड केमिस्ट्री, जैसा कि पीछे लिखा हुआ है। तो सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, जो कि करना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, कि अगर मेरे वीडियो आप लोगों के लिए थोड़े से भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सिर्फ एक उंगली टच करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। ठीक है भाई, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को 2 बातों के बारे में जान लेना चाहिए। कौन कौन सी 2 बातें हैं? तो देखो कौन कौन सी है। नंबर 1, क्रिस्टल, ये क्या है, क्या चीज है ये। और दूसरा नंबर एकक कोष्ठिका, इसको यूनिट सेल भी बोलते हैं। ठीक है भाई, और क्रिस्टल को इंग्लिश में भी क्रिस्टल ही बोलते हैं। तो क्या है क्रिस्टल और क्या है एकक कोष्ठिका? सबसे पहले तो इन 2 बातों के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो आगे फिर कहानी बनेगी नहीं। तो देखो, सबसे पहले क्रिस्टल और एकक कोष्ठिका को समझने के लिए ऐसे समझो कि आप लोगों ने ईंटों का चट्टा देखा है। ईंटों का चट्टा, जैसे ईंटें होती हैं, बहुत सारी ईंटें एक साथ इस तरीके से पहले ऐसे लाइन में लगी हैं, फिर इस तरीके से लाइन में लगी हैं, और फिर उनके ऊपर भी ईंटें रखी हैं। तो ईंटों का पूरा एक चट्टा जैसा होता है, देखा है? तो अगर ईंटों का चट्टा देखा है तो पूरा जो ईंटों का चट्टा, एक दिमाग में लाओ कहीं ईंटों का चट्टा लगा है, ठीक है, तो वो ईंटों का जो चट्टा है पूरा, वो पूरा का पूरा है क्रिस्टल। ठीक, अब उस चट्टे में से एक ईंट निकाल लो, तो एक ईंट जो निकालोगे उस चट्टे में से, तो वो एक ईंट आपकी हो जाएगी एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। आ रही है समझ में बात? नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? तो चलो, अगर अभी भी नहीं आ रही है तो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, और उसको देखो कि क्या कर रहे हैं। मान लो कोई क्रिस्टली ठोस है, ठीक है, तो क्रिस्टली ठोस है तो उसके जो घटक कण हैं वो तीनों विमाओं में किसी एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है। ठीक है, तो हम यहाँ जो है, जो ठोस के घटक कण हैं, उन घटक कणों को ना बना करके सिर्फ उनके केंद्र बिंदु यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। उनकी एक व्यवस्था होगी, ठीक है, और यहाँ बना के समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है क्रिस्टल और क्या होती है एकक कोष्ठिका। देखो इधर, मान लो कोई क्रिस्टली ठोस है और उसके घटक कण तीनों विमाओं में कोई एक उनकी निश्चित व्यवस्था है, उसमें व्यवस्थित है तीनों विमाओं, मतलब इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तीनों विमाओं में व्यवस्थित है। ठीक है, हालांकि बोर्ड तो
यहाँ पे 2D में ही बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, शायद आपको समझ में आ जाए। जितना हो सकेगा 3D बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये घटक कण नहीं है, ये घटक कणों के, यहाँ पे देखो इस चैप्टर में एक बात जान लो कि घटक कण की बात करें, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, और चाहे वो आयन है, उसको आप लोग दिमाग में कोई भी घटक कण हो, अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, तो आप मान के चलोगे दिमाग में कि वो गोलाकार है, गेंद जैसा, ठीक है भाई। तो गेंद जैसा कोई भी घटक कण हो, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, घटक कण की बात होगी अगर, तो मान लेना कि उसका जो आकार है वो कैसा है, एक गोले जैसा है, गेंद जैसा, ठीक है। तो ये घटक कण नहीं है, उन घटक कणों के केंद्र बिंदु हमने दिखाए हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई कण होगा तो वो पूरा इस तरीके से होगा, गेंद टाइप की होगी, ठीक है। अब उसका सेंटर पॉइंट हमने यहाँ केवल दिखाया है, पूरा कण नहीं बनाया, ठीक है। तो ये पूरा कण जो है ये यहाँ से हटा देते हैं, मान लो ये सेंटर पॉइंट्स हैं, ठीक। तो अब देखना समझ में आएगा कि एकक कोष्ठिका क्या है और क्रिस्टल क्या है। तो देखो मैंने यहाँ से यहाँ मिलाए हैं ऐसे करके, ये इस तरह से। अब देखो इसके बगल में, अब ये देखो एक ईंट जैसी बन गई, ठीक है। तो मान लो ये एकक कोष्ठिका है, ठीक। अब ईंट के बगल में ईंट, जैसे चट्टा लगाते हो तो क्या करते हो, ईंट के बगल ईंट, ईंट के बगल ईंट, ऐसे करके लगते हो, एक के बाद एक सटा के इस तरीके से इधर रखोगे, फिर इधर रखोगे, फिर उसके ऊपर रखोगे। तो वैसे ही इसमें भी, अब इसके बगल में एक और आएगी ईंट जैसी, देखो दूसरी एकक कोष्ठिका, एक एकक कोष्ठिका ये और दूसरी ये, देखो दो बन गई। अब उसके बाद और आ जाएगी इसके बगल में, तीसरी एकक कोष्ठिका, चौथी एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसी तरह से और आगे चली जाएंगी बहुत दूर तक, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर भी कई सारी होंगी, इसके बाद इसके नीचे भी, नीचे और देखो बना के देख लो, एक एकक कोष्ठिका, एक और बन गई, इसके नीचे भी आ गई, एक इसके नीचे आ गई, एक इसके नीचे आ गई। तो इस तरह से अब इनके नीचे और भी लग जाएंगी, ठीक है। इनके पीछे भी लगी होंगी, फिर इनके ऊपर से भी लगी होंगी। तो इस तरह से देखो एक एकक कोष्ठिका, फिर दूसरी, इसको हटा दो यहाँ से, एक एकक कोष्ठिका देखो ये दिख रही होगी आपको, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, ऐसे करके दिख रही हैं। तो इसी तरीके से अब ये पूरा जो है, पूरा ये पूरा है क्रिस्टल। अब इसमें से एक निकाल लो, एक यूनिट, तो वो हो गई एकक कोष्ठिका। तो मेरे ख्याल से अब क्या होता है क्रिस्टल और क्या होती है एकक कोष्ठिका समझ में आ रही होगी बात। और अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर बढ़ते हैं आगे। इसको बनाने की आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ना आपसे बनवाया जाएगा, वो केवल हमने एक दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसको बनाने अनाने की जरूरत नहीं है। अगर बात समझ में आ गई है तो फिर इसको हटाएं, हटाएं भाई। तो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात जो है भाई वो ये है, हेडिंग लगाओ क्रिस्टल जालक। ठीक है, क्रिस्टल जालक या फिर केवल जालक, ठीक है, एक ही बात है। क्रिस्टल जालक हो या केवल जालक लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? तो देखो क्रिस्टल जालक वही होता है जो अभी हमने आप लोगों को दिखाया था कि अगर कोई क्रिस्टली ठोस है तो उसके घटक कणों को, उसके घटक कण कैसे होंगे? क्रिस्टली ठोस है तो उसके घटक कण तीन विमाओं में 3D जिसको बोलते हैं 3D या त्रिविम में व्यवस्थित होंगे, कोई एक निश्चित उनकी व्यवस्था होगी। अब उनके घटक कणों को हम बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित कर दें, जैसे अभी हमने किए थे बिंदुओं द्वारा, सेंटर पॉइंट से, ठीक है।
सेंटर पॉइंट से उनको प्रदर्शित करें। तो बिंदुओं का एक व्यू प्राप्त होता है। व्यू का मतलब एक काफी सारे बिंदु जैसे नहीं अभी दिखाई दे रहे थे, वही व्यू बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बिंदुओं का एक व्यू प्राप्त होता है और उसी व्यू को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक, जो कि थोड़ी देर पहले आपने देखा था, ठीक है भाई। तो समझ में आ गई होगी, नोट कर लो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, लिख लो। किसी क्रिस्टली ठोस के घटक कणों को उनके केंद्र बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करने पर, ठीक, केंद्र बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करने पर। अब केंद्र बिंदुओं द्वारा जब प्रदर्शित करोगे तो क्या होगा, इसी तरह से काफी सारे बिंदु दिखाई देंगे इस तरह से, जैसे अभी दिखाई दिए थे, इस तरह से काफी सारे बिंदु इस तरह से दिखाई देंगे। तो अब ये जब ये काफी सारे बिंदु दिखाई देंगे इस तरह से, तो हम इसको पूरे को बोलेंगे कि ये बिंदुओं का एक व्यू है, ठीक है। व्यू कौन सा, वही महाभारत में चक्र व्यू वाला व्यू, ठीक है। तो एक बिंदुओं का ये व्यू है, ठीक है। तो इसी पूरे व्यू को कहते हैं हम क्रिस्टल जालक, ठीक है। तो बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करने पर क्या प्राप्त होता है, बिंदुओं का एक व्यू प्राप्त होता है, जिसे क्रिस्टल जालक, अब इन्हें हटाएं, कहते हैं। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है भाई, क्या करें, उसके लिए सॉरी, कोशिश करेंगे सुधारने की, ठीक है भाई। तो क्रिस्टल जालक वाली कहानी समझ में आई। किसी क्रिस्टली ठोस के घटक कणों को उनके केंद्र बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करने पर, केंद्र बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करोगे तो क्या प्राप्त होगा, ये बिंदुओं का व्यू प्राप्त होगा, जैसे भी दिखाया था। तो उसी व्यू को हम कहते हैं भाई क्रिस्टल जालक, ठीक है भाई। तो क्रिस्टल जालक वाली बात समझ में आ गई, बस ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब दूसरी हेडिंग है भाई एकक कोष्ठिका। ये षटकोण वाला सा है आधार, ठीक है। एकक कोष्ठिका, जिसको यूनिट सेल भी बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है, या केवल सेल भी बोल देते हैं। केवल सेल अगर कोई बोले तो भी समझ लेना एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो इतना नोट करो भाई, फिर इसको तो यहाँ पे लिखने में टाइम लगेगा। अच्छा समझ लो, तो देखो एकक कोष्ठिका क्या है, समझो भाई। क्रिस्टल देखा तुमने, क्रिस्टल किन से मिलके बना था, एकक कोष्ठिकाओं से भाई, छोटी छोटी, एक फिर एक और फिर एक और, ऐसे करके एकक कोष्ठिकाएं एक के बगल एक लगी हुई हैं। फिर उसके ऊपर, फिर उसके इधर, फिर उसके पीछे, जब चारों तरफ एकक कोष्ठिकाएं एक के बाद एक सटा के रखोगे तो क्या बन जाएगा, पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। या कहें तो पूरा क्रिस्टल है, जैसे ईंटों का चट्टा, उसमें से एक ईंट निकाल ली, वो क्या हो गई, एकक कोष्ठिका हो गई, ठीक। तो अब एकक कोष्ठिका वाली बात समझ में तो आ ही रही होगी, बस इसकी डेफिनेशन बनानी है। तो डेफिनेशन बनाने में कुछ नहीं है, ऐसे समझो कि एकक कोष्ठिका जो होती है वो किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई होती है कि नहीं होती। जैसे पूरा ईंटों का चट्टा है तो अब उसकी सबसे छोटी इकाई निकालनी है, तो सबसे छोटी इकाई माने जिनसे वो मिलके बना है। अब किन से मिलके बना है, ईंटों से, तो एक ईंट निकाल लो, वही होगी सबसे छोटी इकाई। तो एकक कोष्ठिका भी क्या है, सबसे छोटी इकाई किसकी, क्रिस्टल की। तो क्या होगा, क्रिस्टल एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या हो गई कि किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई, किसी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे एक के बाद एक त्रिविम में, त्रिविम माने मतलब पहले चट्टा लगाओगे तो पहले मान लो ऐसी लाइन लगाओगे, फिर ऐसी लाइन लगाओगे, फिर उसके ऊपर रखोगे,
तो 3 विमाएं हो गई, एक ये विमा, एक ये विमा और एक ये विमा, ठीक है। तो एक के बाद एक त्रिविम में सटा कर रखने से, मतलब एक दूसरे से सटा कर रखेंगे, तो सटा कर रखने से क्या प्राप्त होता है, पूरा क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। यानी कि कुल मिला के अब एकक कोष्ठिका की परिभाषा बन गई, किसी क्रिस्टल की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसको एक के बाद एक त्रिविम में सटा कर रखने से पूरा क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक है भाई। एक बात और नीचे नोट में लिखवा देंगे, चलो पहले इतना नोट करो फिर बताएंगे। नोट करो इसको फिर हटाएं। तो ठीक है भाई, देखो एकक कोष्ठिका की परिभाषा आपके सामने है। किसी क्रिस्टल की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसे एक के बाद एक त्रिविम में सटा कर रखने से पूरा क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। लिखना चाहो लिख दो, इतनी बात आ गई। एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ एक नोट करने वाली बात एक और है, नोट लगा के लिख लो, ज्यादा हो, ठीक है, अच्छा रहेगा अपने समझने के लिए। देखो यार, कोई भी क्रिस्टल हो, ठीक है, अब उसका जो स्वरूप है, मतलब उसका जो ढांचा है, मतलब कहें तो, या उसकी जो ज्यामिति है, बनावट है, वो किस पे डिपेंड करेगी, एकक कोष्ठिका के ऊपर। भाई एकक कोष्ठिका की जो भी डिजाइन होगी तो पूरा क्रिस्टल उसी डिजाइन से तो बनेगा, एकक कोष्ठिका के ऊपर ही तो निर्भर करेगा। किसी भी क्रिस्टल का जो डिजाइन है, ढांचा है, या कहें तो अगर पढ़ाई वाली भाषा में तो स्वरूप जो है, उसका पैटर्न जो है, वो किस पे निर्भर करेगा, एकक कोष्ठिका पे। भाई एकक कोष्ठिका की जैसी डिजाइन होगी, उसकी जैसी ज्यामिति होगी, वैसी क्रिस्टल की होगी। भाई जैसे मान लो एकक कोष्ठिका जो है वो कैसी है, इस तरीके से है, मान लो क्यूब जैसी, मतलब एक घन जैसी है, ठीक है, क्यूबिक है। तो अब इसको जब एक के बाद एक सटा कर रखोगे, इधर भी रखोगे, इधर भी रखोगे, इधर भी रखोगे, तो क्रिस्टल भी कुछ इसी तरह प्राप्त होगा, क्यूब जैसा, ठीक है। और अभी मान लो कि यही एकक कोष्ठिका इस क्यूब जैसी ना हो करके मान लो इस डिजाइन की होती, इस डिजाइन की होती, क्यों नहीं हो सकती, क्या बिल्कुल हो सकती है, अभी आएगी आगे, ठीक है। एकक कोष्ठिका तो एकक कोष्ठिका भाई है, डिब्बे जैसा है, ये भी डिब्बे जैसा ये भी है, ठीक है। मान लो इस डिजाइन की होती, तो इस डिजाइन की जो एकक कोष्ठिका है, इससे जो क्रिस्टल बनाओगे, मतलब इधर से एक के बाद एक सटा के रखोगे, इधर फिर इधर, ऊपर नीचे, फिर इसके ऊपर ऐसे रखोगे, तो इसका जो क्रिस्टल बनेगा वो दूसरे डिजाइन का बनेगा, और इसका क्रिस्टल बनेगा वो दूसरे डिजाइन का बनेगा। यानी कि कुल मिला के कोई भी क्रिस्टल, उसका जो पैटर्न होगा, मतलब किसी भी क्रिस्टल का जो स्वरूप होगा, वो किस पे निर्भर होगा, उसकी एकक कोष्ठिका पे। यानी कि कुल मिला के ये बात कह सकते हैं कि एकक कोष्ठिका ही किसी भी क्रिस्टल का स्वरूप निर्धारित करती है। मतलब किसी क्रिस्टल का स्वरूप कैसा होगा, इस बात को कौन निर्धारित करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एकक कोष्ठिका के ऊपर, ठीक है। तो ये बात दिमाग में डाल के रखनी है, इसीलिए नीचे नोट में लिख लो, मतलब नोट ही कर लो, ठीक है। इसको हटाएं, तो डाल लो नोट में, अच्छी बात है, अगर समझ में आ गई तो डाल दो। क्या लिखें, किसी क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका ही उस क्रिस्टल का पैटर्न, हिंदी में बोले तो स्वरूप, निर्धारित
करती है। यानी कि एकक कोष्ठिका का जो पैटर्न होगा, एकक कोष्ठिका का जो डिजाइन होगा, उसी तरह से क्रिस्टल का भी डिजाइन बनेगा। यानी कि क्रिस्टल का डिजाइन कैसा होगा ये बात निर्भर करती है किसके ऊपर, एकक कोष्ठिका के ऊपर। समझ में आ रहा है? नोट करो इतना, फिर हटाएं इसको, फिर आगे बढ़ें। तो अब आगे बढ़ने से पहले जो एक बात जाननी जरूरी है वो क्या है भाई, सेल पैरामीटर। लिखना नहीं है अभी, केवल देखो सेल पैरामीटर। सबसे पहले समझो कि ये सेल पैरामीटर होता क्या है। तो सेल पैरामीटर का मतलब है भाई, सेल का मतलब एकक कोष्ठिका, वही एकक कोष्ठिका, उसी को सेल कह दिया यहाँ पे। और पैरामीटर का मतलब समझ लो एक प्रकार से नापतौल, ठीक है। काय की नापतौल, एकक कोष्ठिका की नापतौल। अब ये कैसी नापतौल होती है, तो भाई ये किसी भी एकक कोष्ठिका की ऐसी नापतौल होती है जो उसकी ज्यामिति को निर्धारित करती है। ज्यामिति समझते हो, ज्योमेट्री को निर्धारित करती है। अगर देसी भाषा में बोलें तो उसका डिजाइन, उसका जो ढांचा तय करती है, वो कौन करती है, कौन सी नापतौल, जिसको हम बोलते हैं सेल पैरामीटर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, यहाँ पे मान लो एक एकक कोष्ठिका बना है, ठीक है। ये एकक कोष्ठिका आपने बनाई है, ठीक। अब ये एकक कोष्ठिका मान लो त्रिविमीय है, ऐसे करके डिब्बा जैसा। इसका ये बताओ ज्यामिति कैसी है, क्यूब है, घन है ये, ठीक है। घन के आकार का डिब्बा है ये, ठीक है। इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, इसमें ऊंचाई भी है। तो ये देखो, अब इसमें अक्ष देखो भाई, कोई चीज जो तीनों विमाओं में स्थित है, यानी कि वो तीनों अक्षों में स्थित है। तीनों अक्षों में मतलब इधर भी ऐसे भी है, ठीक है, ऐसे ऐसे भी उसने जगह घेर रखी है, और ऐसे ऐसे भी उसने जगह घेर की। भाई कोई डब्बा रखा हो तो डब्बा तीनों विमाओं में होगा ना भाई, ऐसी ऐसी भी जगह घेरी होगी उसने, फिर ऐसी ऐसी भी जगह घेरी होगी, ऐसी ऐसी भी जगह घेरी होगी, ऐसे ही तो है। तो जब जगह तीनों अक्षों में जगह घेरेगा, यानी कि ये यहाँ पे इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, इसको मान लेते हैं वाई अक्ष, और इसको मान लेते हैं जेड अक्ष, ठीक है भाई, जेड अक्ष मान लेते हैं। अब क्या करें, उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी देखो। वैसे तो ये घन है तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ही होगी, लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर एकक कोष्ठिका घन के आकार की ही हो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक। तो चलो इस लंबाई को देखो, यहाँ से यहाँ तक एकक कोष्ठिका तो यहीं तक है ना भाई। अक्ष तो कहीं भी चले जाओ, एक्स अक्ष सीधे चले जाओ, एक्स अक्ष ही रहेगा। वाई अक्ष इधर चले ही जाओ तो वाई अक्ष, जेड अक्ष भी अनंत तक है, ठीक है। लेकिन एकक कोष्ठिका कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, उसको मान लेते हैं ए, ठीक। उसके बाद वाई अक्ष पे देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसको मान लेते हैं बी, ठीक। और उसके बाद यहाँ से जेड अक्ष पे एकक कोष्ठिका कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। तो इस लंबाई को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को मान लेते हैं सी, ठीक है। अच्छा, लंबाइयाँ मान ली, ये हो गई कोर की लंबाइयाँ, माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब यहाँ तो किसी को भी लंबाई बोल दो, किसी को भी चौड़ाई बोल दो, या किसी को भी ऊंचाई बोल दो, यहाँ तो बराबर ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो ए है, ए लंबाई देख रहे हो, ए वाली भुजा, इसके सामने ये वाली भुजा, इसके सामने ये वाला कोण, इस कोण को नाम दे दिया अल्फा, ठीक। अच्छा, उसके बाद बी वाली कोण कौन सी है, ये वाली, ये बी है, ठीक है। तो इसके सामने का कोण कौन सा है, ये तो है भाई, इसको नाम दे दिया बीटा, ठीक। उसके बाद ये वाली जो कोर है सी नंबर, जिसकी हमने लंबाई मानी है सी, ठीक है। तो सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। तो इस एंगल को हमने नाम दे दिया गामा। तो भाई बताओ, खुद ही देख के लग रहा है कि ये पैरामीटर्स माने कोर की लंबाइयाँ
ए बी सी यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और उसके बाद अल्फा बीटा गामा यानी कि जो तीनों अक्षों के बीच में कोण है वो अगर इन्हें हम चेंज करेंगे तो इस एकक कोष्ठिका की जो ज्यामिति है वो बदल नहीं जाएगी। हम कोई भी चीज चेंज कर लें, हम कोण ना चेंज करें, केवल ए बी सी जो लंबाइयां हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, उन्हीं को चेंज करें तब भी तो इसका डिजाइन बदल जाएगा। भाई हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करें, अगर मान लो इस तरह से बनाते हैं, देखो इस तरह से, तो देखो यहाँ पे एंगल तो मान लो 90 डिग्री का ही है, मान लो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ठीक है। तो एंगल तो ये तीनों 90 के ही हैं, ये तीनों एंगल 90 के ही हैं, अल्फा बीटा गामा। लेकिन क्या यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक की एक तो ये लंबाई हो गई मान लो ए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये मान लो सी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान ली बी। तो यहाँ पे देखो क्या ए बी और सी तीनों बराबर है? नहीं बराबर है, ये वाली लंबाई ज्यादा है, ठीक है, ये वाली लंबाई कुछ कम है, ठीक है। तो ए बी सी बराबर तो नहीं है, तो हमने देखो एंगल नहीं चेंज किए, हमने केवल कोर की लंबाइयां चेंज कर दी, ठीक है। यानी कि लंबाई अब कुछ और, यहाँ तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, लेकिन यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है। अब इसकी ज्यामिति बदल गई कि नहीं बदल गई, और इसकी कैसी ज्यामिति हो गई, तो करीब करीब घनाभ जैसा दिखता है, ठीक है। अब सही बना नहीं है इसलिए तो घनाभ जैसा लगता, क्यूबॉइड जैसा बन गया, तो ज्यामिति चेंज हुई, ठीक है। अभी मान लो कोण भी चेंज कर दें, चलो कोण भी चेंज करो, लो अब तो कोण भी चेंज हो गई। देखो ये एक्स एक्सिस था, अब वाई एक्सिस जो है ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। अब जेड अक्ष देखो, इसका जेड अक्ष तो भाई ये जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं? अगर 90 डिग्री मानते तो 90 डिग्री पे सीधा जाता ऊपर, लेकिन यहाँ पे देखो क्या 90 डिग्री गई है, ये लाइन तो इधर झुक गई है, देखो ऐसे झुक गई है, यानी कि ये एंगल जो पूरा 90 था यहाँ पे, ये एंगल जो 90 है यहाँ पे तो 90 नहीं है। अगर 90 होता तो ये सीधा जाता, सीधा कहाँ जा रहा है, देखो ये इधर जा रहे हैं, यानी कि ये 90 से कुछ झुक गया एंगल, तो एंगल बदला, एंगल बदला तो क्या हुआ, इसकी ज्यामिति बदल गई। तो कुल मिला के सेल पैरामीटर समझ में आया। सेल पैरामीटर का क्या काम होता है, किसी भी एकक कोष्ठिका की ज्यामिति को निर्धारित करना, मतलब किसी भी एकक कोष्ठिका की ज्यामिति क्या होगी ये किस पे निर्भर करेगा, उसके पैरामीटर पे। ज्यामिति बदलेगी तो पैरामीटर बदलेंगे, या कह लो कि पैरामीटर्स बदलेंगे तो ज्यामिति बदल जाएगी, ठीक है। अब क्यों बता रहे हैं ये सब, तो बताएंगे। देखो पहले इसको हटाएं, ये बात समझ गए, इसको बना लेना साइड में, और यहाँ पे ये सब नहीं लिखना, इसको मिटाएंगे और यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे कुछ और, ठीक है। इसको मिटाते हैं तो देखो भाई हेडिंग लगानी है ये ज्यामिति अथवा सेल पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टलों के प्रकार, ठीक है भाई, ये हेडिंग लगानी है। तो और बगल में इसको बना लेना, ठीक है, इसको बना लोगे तो उससे थोड़ा अभी उसका काम पड़ेगा, बना लेना, दिमाग में रहेगी बात तो ठीक है। और हेडिंग लगा लेना ये ज्यामिति अथवा सेल पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टलों के प्रकार, ठीक है। तो भाई ज्यामिति या सेल पैरामीटर के आधार पर जो क्रिस्टल होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, नीचे लिख दिया है, इस आधार पर क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं। तो इतना नोट करो, ये हेडिंग लगा के इतनी बात नोट करो, फिर और बगल में ये बना लेना एकक कोष्ठिका, इसके ये पैरामीटर्स जो दिखाए हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, अल्फा बीटा गामा कोण, और ए बी सी ये कोर की लंबाइयां, इसको साइड में बना लेना। फिर आगे की बात इसको हटाना पड़ेगा, फिर आगे की बात बताते हैं, नोट करो इतना। तो ज्यामिति या सेल पैरामीटर के हिसाब से भाई जो क्रिस्टल होते हैं, जो क्रिस्टलों के टाइप होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, जो कि आप पीछे लिख चुके हो, और वो 7 प्रकार के ये आपके सामने हैं। ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी, टेबल इस तरह से बनाना, 1 2 3 4 खंड बनाना। पहले में क्रिस्टल तंत्र, ठीक है, जो कि 7 प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये। तो उसके बाद इधर जैसे एक घनी टाइप का है, एक द्विसम लंबाच, एक विषम लंबाच, एक नताच, त्रिनताच, ये षटकोणी, ये त्रिसम नताच, ठीक है।
ये क्रिस्टल तंत्र के नाम है, मतलब अलग अलग ज्यामिति के हिसाब से उनके अलग अलग नाम है ये, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पैरामीटर्स लिखे हैं। पैरामीटर्स दो टाइप के थे, कौन कौन से, एक तो कोर की लंबाइयाँ ABC और अल्फा बीटा गामा कोण, तो वो ये लिखे हैं। मतलब कोर की लंबाई, इसमें देखो तीनों कोरें बराबर होती हैं, ABC बराबर। तो उसके बाद द्विसम लंबाक्ष में देखो दो कोरें तो बराबर होती है, लेकिन तीसरी कोर बराबर नहीं होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, ऊंचाई बराबर नहीं होगी, इस तरीके से, ठीक है। विषम लंबाक्ष में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ABC, यानी कि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, यानी कि तीनों की तीनों कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, बराबर नहीं होती। तो इस तरीके से इनके कोरों की लंबाइयां और इनके कोण, ठीक है, उनके सबके माप लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसमें घनी वाले में अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं, जैसा कि हमने आपको इधर बना के दिखाया भी था, ठीक है। उसके बाद द्विसम लंबाक्ष में भी तीनों एंगल 90 डिग्री, इसमें भी तीनों, इसमें दो एंगल 90 डिग्री के और एक तीसरा एंगल गामा अल्फा बीटा, दो एंगल 90 डिग्री के और तीसरा एंगल गामा जो 90 डिग्री का नहीं होता है। अब 90 डिग्री के अलावा कोई और हो सकता है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ना तो आपस में सेम है और ना 90 डिग्री के हैं, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये चौथी जो लाइन है इसको खाली छोड़ देना, क्योंकि अभी इसका काम पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा वो बताएंगे, इसको खाली छोड़ देना, इतना बनाओ फिर इसको मिटाएं, ठीक है भाई। और ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, याद करने के अलावा और कोई तरीका तो नहीं है, खास ट्रिक नहीं है। वैसे अगर चाहो तो याद हो सकते हैं, अगर ये सातों लाइन से याद कर लो, मतलब आगे पीछे ना हो, तो थोड़ी सहूलियत मिलेगी। देखो अच्छा बताएं, मान लो ये 7 आपने लाइन से याद कर लिए, ठीक है, इनको याद करना पड़ेगा लाइन से, आगे पीछे ना हो। फिर उसके बाद इनमें थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। अगर ये सातों आप लाइन से याद कर लेते हो तो यहाँ सहूलियत होगी। क्या सहूलियत हो सकती है, वही अपनी टेक्निक निकालनी पड़ती है भाई। देखो ऐसा करो कि पहले वाले जो 3 हैं याद रखो, ऐसे पहले वाले जो 3 हैं उनमें तो अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90 कर देना, सोचना नहीं है, ठीक है। सब कुछ इक्वल कर देना इधर, ठीक है। और इधर क्या करना है, पहले तीनों बराबर, फिर एक नॉट इक्वल टू कर दो, फिर दोनों में नॉट इक्वल टू कर दो, मतलब पहले तीनों इक्वल टू करो, A इक्वल टू B इक्वल टू C, फिर दो को इक्वल करके एक को अनइक्वल कर दो, फिर उसके बाद तीनों को अनइक्वल कर दो। तो यहाँ से ये 3 आ गए दिमाग में, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये तीनों लाइन से याद हो। पता चले इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया और उसके बाद ये ऐसे ही लिखे रहने देंगे, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी के सामने ये आना चाहिए, पता चले ये ऊपर लिख दिया और इसके सामने ये आ गया, इसके सामने ये, तो फिर गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथे में क्या है, चौथे में कोर की लंबाई में बिल्कुल तीसरे जैसा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अल्फा बीटा 90 डिग्री हो गए और गामा, मतलब पहले तो तीनों कोण बराबर आए, ठीक है, फिर उसके बाद 2 बराबर, फिर एक अनइक्वल टू, मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू 90 और गामा इज नॉट इक्वल टू 90, ऐसे करके। त्रिनताक्ष में याद रखो कि कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। इस तरह से याद कर लेते हैं कि त्रिनताक्ष जो होती है उसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, मतलब A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे करके याद कर लेते। तो यही है सब याद रखने का तरीका है। और क्या होता है, इधर ये लाइन खाली छोड़ देना क्योंकि इसका काम पड़ेगा, इसको नोट करो फिर हटाएं इसको, ठीक है। तो ठीक है भाई, आप लोगों ने कुल मिला के 7 तरह के क्रिस्टल देखे, ज्यामिति के आधार पे या फिर सेल पैरामीटर के आधार पे, ठीक है भाई। अब इन 7 में जिसके बारे में आगे आप लोगों को पढ़ना है वो केवल एक है, बाद बाकी 6 को यहीं छोड़ देना है, ठीक है। उसके आगे अब चैप्टर में उनको 6 को नहीं पढ़ना है, केवल एक को पढ़ना है। कौन से को पढ़ना है, पहले वाले को, घनी वाले को, ठीक है। बाद बाकी 6 का काम खत्म, यहीं तक थे। अब इसके आगे इनका कोई काम नहीं, बस किसी भी तरीके से ये 7 याद हो जाएं, बस उसके आगे फिर कोई काम नहीं। अब इसके आगे जिसको पढ़ेंगे वो है पहली वाली, कौन सी है, घनी वाली, ठीक है। तो अब हेडिंग लगाओ, घनी एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार।
घनी एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार। दिखाई दे रहा है? ठीक है भाई, लगाइए हेडिंग घनी एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार। नंबर 1 इसमें सरल घनी एकक कोष्ठिका। पहली है भाई सरल घनी एकक कोष्ठिका। इसको सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एससी भी बोलते हैं, एससी, ठीक है। एससी भी लिख के बाई चांस आ जाता है कभी कभी परीक्षा में इंग्लिश में, तो समझ जाना एससी की बात करें तो सरल घनी है भाई। क्या है भाई सरल घनी एकक कोष्ठिका, ये भी तो जान लो क्या है सरल घनी एकक कोष्ठिका। तो देखो सरल घनी एकक कोष्ठिका जो होती है, अब घनी तो है ही भाई, तो घनी है तो उसका जो ज्यामिति है, उसका जो ढांचा है वो तो कैसा होगा, क्यूब जैसा, घन जैसा, ठीक है। तो बनाए यहाँ पे इस तरीके से। अब सरल घनी में क्या होता है भाई कि एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित होता है। ऐसी एकक कोष्ठिका, ऐसी घनी एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित हो, तो उसको हम कहते हैं सरल घनी एकक कोष्ठिका, ठीक है। घनी तो है, बना ली घनी। अब और क्या खास बात है इसकी कि इसके प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित होगा, तो फिर हम प्रत्येक कोने पे एक एक कण बना लें भाई। ये ऊपर वाले 4 कोने, कितने कोने होते, घन में कितने कोने होते हैं, 8, पता है नहीं पता। तो प्रत्येक कोने पे एक एक कण बना दिया हमने। कण क्या बनाया, कण तो नहीं बनाया, खैर पूरा कण नहीं बनाया, केवल उसके किसको दिखाया है, केंद्र बिंदु को दिखाया है, ठीक है, सेंटर पॉइंट को दिखाया है, पूरा कण नहीं बनाया। पूरा कण तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है भाई, गेंद जैसा, पूरा नहीं बनाया, केवल सेंटर पॉइंट से दिखाया है, ठीक है। तो सरल घनी एकक कोष्ठिका यही है बस। जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित होता है। कण कोई भी हो सकता है, अणु, परमाणु या आयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो बस वही लिख लोगे इसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित होता है, ठीक है। नोट करो इतना, बगल में ही बना लेना, ठीक है, ऐसी। तो उसके बाद आगे बताएं, चाहे यही देख लो, ठीक है, दिखाई देगा। दूसरी होती है भाई फलक केंद्रित घनी। फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। अब ये कैसी होती है भाई, देख लो ये कैसी होती है। अब घनी तो यही है, क्योंकि घनी पढ़ ही रहे हैं, बाद बाकी और 6 तो छोड़ ही आए। तो घन तो पहले बना ही लो, एक घन तो पहले ही बना लो, ठीक है, और कोई बात बाद में। सबसे पहले एक घन बना लो। अच्छा, अगर हम पूछें कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में कुल कितने कण हैं, ठीक है, तो कुल कितने कणों से मिलकर बनी है, तो कितने कणों से मिलकर बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कणों से मिलकर बनी है।
अच्छा, फलक केंद्रित घनी में क्या होता है? तो फलक केंद्रित घनी में भाई क्या होता है कि प्रत्येक कोने पर तो एक एक कण होता ही है, प्रत्येक कोने पर एक एक कण तो होता ही है, जैसे इसमें है वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक, तो प्रत्येक कोने पे एक एक कण तो हो ही गया, लेकिन अब इसके अलावा भी कुछ और होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरल घनी जैसी हो गई, लेकिन अब चूंकि ये फलक केंद्रित है तो इसमें कुछ तो स्पेशल होगा ना। तो प्रत्येक कोने पे एक एक कण, अब उसके साथ साथ प्रत्येक फलक पे भी एक एक कण होता है, प्रत्येक फलक पे। फलक मतलब समझते हो, जैसे कोई डिब्बा रखा है, बॉक्स रखा है, तो उसमें कितने फलक होंगे? फलक मतलब देखो, एक ऊपर वाला फलक ये वाला, ठीक है, एक उसके नीचे फलक, दो फलक हो गए। ठीक, फिर उसके बाद एक इधर वाला और एक इधर वाला, कितने हो गए? चार। ठीक है, फिर एक आगे वाला और एक पीछे वाला, कितने हो गए? छह। टोटल 6 फलक हुए सरफेस। देखो, एक ये ऊपर वाली, फिर एक नीचे वाली, दो, फिर एक ये साइड, एक ये साइड, चार, फिर एक आगे वाली ये साइड, फिर एक उसके पीछे वाली ये साइड, कितने हो गए? 6 हो गए। तो टोटल 6 फलक है। तो 6 फलकों के केंद्र पर, यानी कि जैसे ऊपर वाला जो ये फलक है ऊपर वाला, इसके जस्ट केंद्र पर एक कण मौजूद होता है, यानी कि इसके ऊपर एक केंद्र पर। ठीक है, और 6 फलकों के केंद्र पर होता है, किसी एक के पे नहीं, 6 के। तो देखो, एक ये ऊपर वाला फलक इसके केंद्र पे ये पर, अब एक नीचे वाला फलक उसके भी केंद्र पे एक का। ठीक, फिर उसके बाद इधर वाला जो एक फलक है और इधर वाला, ये दोनों, इनके भी केंद्रों पर एक एक कण। ठीक है, फिर उसके बाद एक सामने वाला फलक और एक पीछे वाला फलक। तो सामने वाला हम इस तरह से दिखा दें भाई, अब इसके पीछे भी ये होगा, तो मान लो यहाँ पे है। ठीक है, पीछे वाले, ये सामने वाले पे ये आ गया नीचे वाला, और पीछे वाले पे मान लो ये पीछे वाला है। ठीक है, तो 6 फलकों के केंद्र पर एक एक कण होता है, यानी कि सरल घनी कैसा होता है? प्रत्येक कोने पे एक एक कण। और फलक केंद्रित में क्या होता है कि प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर, माने 6 फलकों पर एक एक कण उपस्थित होता है, 6 फलकों के केंद्रों पर एक एक कण उपस्थित होता है। अब इसमें टोटल अगर गिनती करें कितने हो गए? तो 8 ये हो गए कोने कोने वाली, और हर फलक पे एक एक है, हर फलक के बीचों बीच में, तो टोटल कितने हुए? 6। तो 8 6 14 इसमें भी। ठीक है, लिख लो इसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक कण होता है। ठीक है भाई, तो नोट करो इतना, फिर इसको हटाएं, फिर उसके बाद आगे अगला टाइप बताएं। करो नोट भाई। तो देखो भाई, अगली होती है काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, इसको बॉडी सेंटर्ड भी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड, शॉर्ट में इसको बीसीसी भी कहते हैं। ठीक है, बीसीसी। अच्छा हाँ, जो एक फलक केंद्रित हमने बताई थी अभी नीचे, उसको शॉर्ट में एफसीसी भी कहते हैं भाई। ठीक है, लिख लेना वही उसी के नीचे, हेडिंग के नीचे। ठीक है, एफसीसी। अगर एफसीसी लिख के आए तो समझ जाना कि फलक केंद्रित घनी की बात हो रही है। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं इसको, शॉर्ट में कभी कभी परीक्षा में एफसीसी लिख के बाई चांस दे दे। ठीक है, तो एफसीसी अगर लिख के आए तो समझ जाना फलक केंद्रित घनी की बात हो रही है। एससी लिख के आए तो समझ जाना सरल घनी की बात हो रही है, और बीसीसी लिख के आए तो समझ जाना काय केंद्रित घनी की बात हो रही है। काय केंद्रित में क्या होता है? तो देखो भाई, घनी तो है ही, तो घन तो बना ही है। ये हो गया घन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? तो पहली चीज तो वही होती है कि कोने पे तो एक एक परमाणु होता ही होता है। ठीक है, वो तो सभी में है, सरल घनी में भी है, फलक केंद्रित में भी है, और इसमें भी है। कोने पे एक एक बना लो भाई।
ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा भाई होता है कि एकक कोष्ठिका के बीचों बीच अंदर, समझ रहे हो, मतलब अंदर धसा हुआ एक कण होता है, एक कण बीचों बीच अंदर सेंटर में, मतलब कि बीचों बीच में। अब ये किसी फलक पे नहीं है, ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सामने वाले फलक पे ये कण है ना, ये अंदर घुसा हुआ है, मतलब कहीं से भी इस तक पहुंच नहीं सकते, इसको टच नहीं कर पाओगे आप। आगे से छुओगे तो भी ये अंदर घुसा हुआ है, तो ऊपर से इसको टच नहीं कर पाओगे, यहाँ से भी टच नहीं कर पाओगे, यहाँ से भी नहीं कर पाओगे, इधर से भी नहीं कर पाओगे। मतलब इसको टच करने के लिए क्या करेगा, खोदना पड़ेगा, ये अंदर घुसा हुआ है, धसा हुआ है, ठीक है। पूरी एकक कोष्ठिका के बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में घुसा हुआ है, ठीक है। तो बस इसी को कहते हैं काय केंद्रित घनी, मतलब प्रत्येक कोने के साथ साथ एकक कोष्ठिका के केंद्र में अंदर एक कण मौजूद होता है, तो उसको कहते हैं हम काय केंद्रित घनी, ठीक है। नोट कर लो, इसको हटाएं एफसीसी को। इसमें प्रत्येक कोने के साथ साथ एकक कोष्ठिका के अंदर केंद्र में एक कण उपस्थित रहता है, ठीक है भाई। ये घनी एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार हो गए आपके 3। नंबर 1 सरल घनी, दूसरा फलक केंद्रित घनी और तीसरा काय केंद्रित घनी। तीनों हो गए, सरल केंद्रित माने SC, फलक केंद्रित माने FCC और काय केंद्रित माने BCC। सरल घनी में क्या होता है, प्रत्येक कोने पे एक एक कण, ठीक है, 8 हो गए। फलक केंद्रित में क्या होता है, प्रत्येक कोने पे एक एक कण और साथ साथ हर फलक के केंद्र पे एक एक कण। तो कोने हो गए 8 और फलक हो गए 6, तो टोटल कण हो गए 8 और 6 14। उसके बाद काय केंद्रित में क्या होता है कि प्रत्येक कोने पर एक एक और साथ में एक बॉडी के सेंटर में अंदर घुसा हुआ, तो टोटल इसमें कितने हो गए 8 और 1 9, ठीक है भाई। BCC में 9। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई, वीडियो हो गया है लंबा, इसको यहीं रोकते हैं, आगे की पढ़ाई फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जाते जाते आप लोगों से वही रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आया है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। धन्यवाद।